ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है, बिल्कुल ग्रेनाइट आपका इंट्रूसिव का ही है। क्या कुछ दिक्कत है क्या इसमें? ग्रेनाइट हो गया आपका, गबरू हो गया, गबरू ग्रेनाइट, क्या मैंने ये बताया नहीं था क्या? गबरू हो गया आपका, ग्रेनाइट हो गया आपका, ये आपका इंट्रूसिव का एग्जाम्पल है, ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और इसी को प्लूटोनिक भी बोलते हैं, ठीक है, प्लूटोनिक भी बोलते हैं। और जो आपका बसाल्ट हो गया, प्यूमाइस हो गया, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ऐसे याद रखो। गबरू ग्रेनाइट पहले बने, तो हम लोगों ने ऑर्डर याद किया ना, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, तो गबरू ग्रेनाइट पहले बने यानी अंदर ही अंदर बन गए होंगे, यानी इंट्रूसिव है, और बसाल्ट प्यूमाइस बाद में नाम ले रहे हैं यानी बाद में बने होंगे, यानी कि कैसे हो गए, एक्सट्रूसिव हो गए आपके, ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ क्या होगा? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज, उसको हम बोलते हैं रॉक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सी चट्टान नहीं है? इग्नियस, सेडिमेंट्री, ट्रेस या फिर मेटामॉर्फिक। देखिए कितने बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए। इग्नियस भी रॉक है, सेडिमेंट्री भी है, मेटामॉर्फिक भी, ट्रेस किसी तरह की रॉक नहीं होती है। थर्ड, रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड एज, मैग्मा के ठंडे होने के बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट, मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक, उसको क्या बोलते हैं? काला नमक, रूपांतरित आग्नेय चट्टान या फिर असादी चट्टान है, तो उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, ऑप्शन नंबर सी। 1130 भी होती है सिंगालोंग। क्वेश्चन नंबर 4, नमिता टॉक्स अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट। नमिता जो है किसी एक मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बता रही है, वो किसमें से क्या हो सकती है? ऑप्शंस आपके सामने, हेलाइट, मार्बल, लाइमस्टोन या फिर शेल। हेलाइट, मार्बल, लाइमस्टोन या फिर शेल। तो अगर हम बात करें हेलाइट, तो हमने देखा था केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक पूछा ये हो नहीं सकता है, ठीक है। और लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है, किस तरह की? ये तीनों में आती है, मतलब मैकेनिकली, केमिकली और ऑर्गेनिकली तीनों में आती है। शेल की अगर बात करें, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। मार्बल ये हम लोग की, मार्बल किसका मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है? लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक, जब इसको पीवीटी चेंजेस करवाते हैं तो मार्बल बन जाती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इग्नियस रॉक आर देयर? कितने तरह की इग्नियस रॉक होती हैं? आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? तो हमने अभी पढ़ा है कि आग्नेय चट्टानों के दो प्रकार होते हैं, एक तो इंट्रूसिव और दूसरा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक रॉक बोल देते हैं। गबरू ग्रेनाइट किस तरह की है? इंट्रूसिव, बसाल्ट, प्यूमाइस, एक्सट्रूसिव। सिक्स्थ, विच टाइप ऑफ रॉक कैन बी कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? देखो हो देखो इसने पूछ लिया बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मतलब वही है कि आपकी एक तरह की ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, ठीक है। तो बॉक्साइट, मार्बल, ग्रेनाइट या फिर लाइमस्टोन, ये आपके ऑप्शन है। ग्रेनाइट, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इग्नियस रॉक है ये। तो मार्बल की अगर बात करें तो ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। और हमने पढ़ा था लाइमस्टोन तो तीनों में ही आता है, ये केमिकली में भी आता है, ऑर्गेनिकली में भी आता है और मैकेनिकली में भी आता है। देखो पूछ ही लिया उसने सीजीएल 2022 में। सेवेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से अवसादी चट्टानों का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? लीनिएशन, बैंड, फोलिएशन या फिर लिथिफैक्शन। तो लीनिएशन और फोलिएशन अगर बात करें, ये एक तरह की चीज़ है जहाँ पे लाइंस के फॉर्म में रॉक एग्जिस्ट करती है, बैंडिंग होता है, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स होती हैं, और ये एग्जांपल है हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के। लिथिफैक्शन है सेडिमेंट्री रॉक का कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है और उस कॉम्पैक्शन के थ्रू हमारी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा? यानी जो मैग्मा होता है उसके कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से कौन सी रॉक बनती है? तो कूलिंग से बनती है, कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ठीक है। और कोल और चौक यार दोनों आप सी जिससे नाम स्टार्ट हो रहा है मतलब वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड क्या? सेडिमेंट्री है। खुद ही सोचिए कि एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, तो ये दोनों हट गया। ये शेल नहीं है, एक्चुअली में शेल है ये, ठीक है। शेल भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक में ही आती है, बट ये मैकेनिकली फॉर्म्ड है, जिसका नाम एस से चालू होता है, शेल, सैंडस्टोन, वो मैकेनिकली फॉर्म्ड है। बचा एक ऑप्शन, ठीक है, ग्रेनाइट, बिकॉज कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से कौन सी बनती है? कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से बनती है इग्नियस से। क्रिस्टलाइजेशन जैसा शब्द तो आपने बताया था मेटामॉर्फिक में, लेकिन वो मैंने बताया था रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन नहीं बताया था मैंने, वो बताया था रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, दोबारा क्रिस्टलाइज हो रही है तब मेटामॉर्फिक बन रही है, ठीक है। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स मे कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम? किसमें आपको फॉसिल्स देखने को मिल सकते हैं? बहुत आसान है। कौन सी होती जो लेयर के फॉर्म में होती कि लेयर के बीच में फॉसिल्स हो सकते थे और वो जम के बीच में हमें रॉक में हो सकता है कि वो फॉसिल्स मिल जाएं? सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन नंबर सी। सेडिमेंट्री रॉक में हमें देखने को मिलते हैं अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक यूजुअली कंपोज्ड ऑफ मिनरल, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, मिका दैट इज फॉर्म्ड व्हेन हॉट मॉल्टन रॉक कूल्स रिलेटिवली स्लो अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो गई।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक है, ठीक है, और वो अंदर ही अंदर बन गई, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। गबरू ग्रेनाइट, खत्म, ठीक है। ग्नीस क्या है? मेटामॉर्फिक है। एम्फीब्योलाइट क्या है? मेटामॉर्फिक है, ठीक है। सिलस्टोन ये आपका सेडिमेंट्री है। आगे बढ़ते हैं। 11th, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली, ये नहीं करना है, लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है उसमें करेंगे। वैसे आंसर क्या होना चाहिए इसका? स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर से। रॉकी कोस्ट है, कोस्ट है तो ये आपका फिर सी क्लिफ होगा, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स तो आपके रिवर के द्वारा बनते हैं, ठीक है, और सी केव्स तो इस तरह की बनती हैं। जो सी आर्केस, ये सी आर्केस होती हैं, ये सी क्लिफ होगा इसका आंसर। बाकी अभी लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में करेंगे ये, मतलब कभी कभी पूछ लेता, देख रहे हो एमटीएस में क्वेश्चन पूछ रहा है ये डिफिकल्ट टाइप का, ठीक है, लेकिन लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में इसको भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक उदाहरण है? सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, स्लेट या फिर मार्बल। तो आप देख सकते हैं गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, इग्नियस। स्लेट, एस से स्लेट, एस से आपका एस से स्लेट, और ये स्लेट होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। किससे बनती है? किसका मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है? शेल का। शेल जो कि मैकेनिकली फॉर्म्ड ऑर्गेनिक रॉक है, उसका मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है। मार्बल की अगर बात करें, अगेन ये लाइमस्टोन का मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक है। ये भी आपकी, ये इग्नियस हो गई, ये सैंडस्टोन है आपके सेडिमेंट्री रॉक। एमटीएस 2022 देख रहे हैं कितना भी रिसेंट एग्जाम में रॉक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड एज, तो उनको क्या बोलते हैं? मैन्योर्स बोलते हैं, मोल्ड, फॉसिल्स या फिर रेमनेंट्स। तो उनको बोलते हैं क्या? जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल्स जो डेड प्लांट और एनिमल ट्रैप हो गए हैं उसमें। ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? ये भी हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है, बट आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर वेदरिंग होगा। जब ये रॉक्स टूटती है ना तो उसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं, बट ये भी हमने किया नहीं है। 15th, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज मेड अप ऑफ, जो ग्रेट हिमालय होते हैं उनका जो कोर है वो किसका बना हुआ है? मूल भाग, ये बना हुआ है ग्रेनाइट का, ध्यान रखना, ठीक है, रट के रखना इसको। जो ग्रेट हिमालय, जी से ग्रेट हिमालय, जी से ग्रेनाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंस द कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी नहीं करना है, ठीक है, छोड़ो इसको। वैसे आंसर पेरेंट रॉक होगा, ठीक है, जिन लोगों को जानना है पेरेंट रॉक होगा, बट इसको अभी करना नहीं है। मशरूम रॉक, इसको भी नहीं करना, लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में करेंगे। मशरूम रॉक, ग्लेशियल नहीं, डिपोजिट, इसका आंसर होगा विंड इरोजन, ठीक है। विंड इरोजन से ऐसे मशरूम रॉक बन जाती हैं डेजर्ट्स में, लेकिन ये भी करना नहीं है, ठीक है। What type of rocks were once igneous or sedimentary but have metamorphized as a result of intense heat or pressure within the earth crust? एक समय पे ये igneous या sedimentary हुआ करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर पड़ा, हीट टेम्परेचर पड़ा कि वो चेंज हो गई। ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सैंडस्टोन या फिर बसाल्ट, क्या आंसर होगा यहाँ पे? तो ऑब्वियस ही बात है, ये बात हो रही है मेटामॉर्फिक रॉक की। मेटामॉर्फिक रॉक इसमें गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इग्नियस है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट की अगर बात करें तो क्वार्ट्जाइट इसका सही आंसर होगा। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री, गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इग्नियस सेडिमेंट्री, खत्म, ठीक। 19th, व्हाट रिसोर्सेज इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला इन गुजरात? यहाँ पे कौन से वो देखने को मिलते हैं? गोल्ड, बॉक्साइट, मैंगनीज या फिर पेट्रोलियम? बताइए आंसर जरा। क्वेश्चन नंबर 19, सेडिमेंट्री रॉक में क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं, लेयर्स के फॉर्म में क्योंकि एग्जिस्ट करती है, तो उसमें हमें पेट्रोलियम देखने को मिलता है। यही तो हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ में भी तो देखने को मिल रहा था, पेट्रोलियम वगैरह, मुंबई हाई वगैरह, ठीक है। 20th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फ्लोट्स इन वाटर, इनमें से कौन सी रॉक है जो पानी में तैरती है? ग्रेनाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस या फिर स्लेट? तो ये एमटीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यूमाइस। प्यूमाइस आपकी जो है काफ़ी सॉफ्ट, रिलेटिवली सॉफ्ट होती है और ये पानी में फ्लोट कर जाती है, ठीक है, प्यूमाइस। 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार? कौन सी कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है? गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये भी दोनों आपकी है। मार्बल, ये तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है। बी और क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो, ठीक है, उससे होता क्या ना, पता चल जाता है आप किसका बी किसका सी बता रहे हो, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार? तो अगर आपको याद हो तो कल ये मैंने बताया था आपको इसके बारे में। वैसे तो इसका आंसर ग्रेनाइट होगा, ठीक है। जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो इन्हीं तरह की फेल्डस्पार रॉक से ही बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मैंने आपको यहाँ ये बताया होगा, मैंने आपको फेल्सिक रॉक, याद है कुछ? फेल्सिक रॉक का बना हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मैफिक का बना हुआ है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, फेल्सिक, और उसी से आप इसको रिलेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा। बाकी इन दोनों को तो एलिमिनेट कर सकते थे, बाकी ये दो ऑप्शन बचते थे आपके,
और उसमें से फिर आपको लेना था गेस। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथेफैक्शन प्रोसेस, इनमें से कौन सी लिथेफैक्शन की वजह से बनती है। बस एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं रॉक के, उसके बाद हम लोग करेंगे वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप वाले क्वेश्चन। लिथेफैक्शन, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक में लीनिएशन, फोलिएशन, बैंडिंग। स्लेट इज अ टाइप ऑफ स्लेट, किस तरह की चट्टान है, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस या फिर वोल्केनिक। स्लेट ये है आपकी शेल से बनती है, शेल से बनती है स्लेट, और बनती है मतलब मेटामॉर्फिक बनती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो से क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड इन इंडिया। इंडिया के बारे में अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो अभी करेंगे नहीं, बाकी आंसर बैरन होगा इसका, ठीक है। बैरन वोल्केनो इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्टिव होता है एक वोल्केनो, और एक होता है डॉर्मेंट, और एक होता है एक्सटिंक्ट। एक होता है एक्टिव, एक होता है डॉर्मेंट, और एक होता है एक्सटिंक्ट। जो एक्टिव होता है ना वो क्या होता है, उससे लावा निकल रहा है मतलब फ्रीक्वेंट, ऐसे निकल रहा है का मतलब ये नहीं रोज निकलता है, मतलब जैसे कि इस महीने निकला हो सकता है 4-5 महीने बाद निकला है, ऐसे करके मतलब हर जैसे साल में हो सकता है एक बार मतलब हो जाए इरप्शन, जैसे 2 साल में हो जाए। डॉर्मेंट क्या है, काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हाँ कभी भी हो सकता है। एक्सटिंक्ट ना तो हुआ है काफ़ी सालों से, ना तो कोई पॉसिबिलिटी है होने की। इंडिया में एक्सटिंक्ट कोई नहीं है, एक्टिव एक है बैरन है, और एक ही डॉर्मेंट है, उसको नारकोंडम बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। एन इलास्टिक वेव जनरेटेड बाय एन इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक और एक्सप्लोजन इज कॉल्ड एज। इलास्टिक वेव जो एक इम्पल्स सच एज एन अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सीस्मिक वेव, टेक्टोनिक शिफ्ट, साउंड वेव या फिर एपीसेंटर। बताइए। एपीसेंटर तो वो पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक वेव्स, जिनको हम सीस्मिक वेव के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले टच करती हैं। ये होता है कौन सा पॉइंट, जरा जल्दी से कमेंट बताएंगे। सीस्मिक वेव 2 टाइप की होती हैं, बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव 2 तरह की होती हैं, पी वेव, एस वेव। पी वेव आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है, स्पीड का ऑर्डर है। दे रिजेंबल लाइक साउंड वेव, दे आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू रीच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर अगर हम बात करें एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं। एस वेव क्योंकि सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं तो जो शैडो जोन है, छाया क्षेत्र, वो बड़ा होता है। कितना होता है, रफली 40% ऑफ अर्थ के सरफेस। सरफेस वेव जो होती है, जिनको एल या लव वेव्स के नाम से जानते हैं, ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को हाइपोसेंटर या फिर फोकस के नाम से जानते हैं। एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर समुद्र में भूकंप आता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, ये बताइए। अगर ओशन में अगर अर्थक्वेक आता है ओशन बेड में, तब उसको हम किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, डैश आर बिल्ड अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। डैश का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के निकलने वाली तरल और ठोस चट्टानों से होता है। वोल्केनोज, फॉल्ट, ब्लॉक्स, माउंटेन्स, इरोजनल माउंटेन या फिर प्लेट्यूज। बताइए आंसर क्या होगा। जो आपका लिक्विड और सॉलिड रॉक निकल रहा है, इसकी वजह से आपके वोल्केनोज बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें फिर वॉल्केनिक माउंटेन बनते हैं, और यहाँ पे सही आंसर होगा कि उसको सुनामी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव्स। ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, ठीक है। तो सुनामी, ध्यान रखना, सुनामी वो अर्थक्वेक की वजह से वेव्स जनरेट होती हैं, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी, ठीक। टाइडल क्या है, वो टाइडल वो पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन सी वाटर है, बट सुनामी आपका अलग है। सुनामी है कि अर्थक्वेक आ रहा है समुद्र के अंदर, ठीक है। इंडिया में जो सबसे भयंकर अभी तक की सुनामी रही वो 2004 की बॉक्सिंग डे सुनामी है, 2004 की बॉक्सिंग डे सुनामी। इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब हार्बर वेव्स होता है सुनामी का मतलब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनोज। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी। देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, ये CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया इसने। सिंडर, फ्लड बसाल्ट, शील्ड या फिर कैल्डेरा। तो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस में हमने क्या पढ़ा था, फ्लड बसाल्ट वोल्केनो बहुत ही कम विस्कस होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। शील्ड भी बहुत ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं होते, लो विस्कोसिटी होता है, लेकिन इनसे ज़्यादा लो विस्कोसिटी तो किसी लावा में नहीं होती है। कैल्डेरा होते हैं जो मोस्ट एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। एस वेव साउंड वेव होता है ना, ना 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 ना, गलत समझ ली वानी जी आप। पी वेव रिजेंबल लाइक साउंड वेव। पी वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती हैं, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम कि अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं साउंड वेव। जो एस वेव होती हैं वो सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती हैं, ये हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग, ठीक है। 29 खत्म हो गया अभी आते हैं कॉन्टिनेंट और ओशियन। इसमें हम चालू करेंगे, लास्ट से चालू करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं, ठीक है। चलो इससे क्वेश्चन से चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन शोइंग एन एवरेज ग्रेडियंट ऑफ 1 डिग्री और इवन लेस। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर का सबसे उथला हिस्सा है जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दिखाता है। ओशियन डिप्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ,
कॉन्टिनेंटल स्लोप या फिर डीप सी प्लेन। शैलोवेस्ट पार्ट है, 1 डिग्री का ग्रेडियंट है, बहुत कम ग्रेडियंट है, हैं क्या होगा? ओशन डीप तो वो हो गया डीप सी प्लेन, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसका आंसर होगा, जो बहुत ही कम ग्रेडियंट दिखाता है, एवरेज ग्रेडियंट इतना होता है, शैलोवेस्ट पार्ट होता है। तुम जाके एकदम जा सकते हो, लेकिन अगर तुम कॉन्टिनेंटल स्लोप में चले गए तो एकदम से वहाँ पर ढलान होती है, ठीक है। आगे बढ़े, क्लियर हो गया? ये देख सकते हैं CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया ये, CHSL 2022 8 जून। विच पार्ट ऑफ द ओशन लेयर इज द फ्लैटेस्ट एंड स्मूदेस्ट इन द वर्ल्ड? फ्लैट होता है और स्मूथ होता है। ट्रेंच, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप स्लीप प्लेन्स या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ? फ्लैट होता है, एकदम फ्लैट होता है, मतलब कोई वही नहीं है, और स्मूथ भी बहुत होता है। कौन सा होता है? ट्रेंचेस, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीप सी प्लेन, क्योंकि शेल्फ में हल्का सा ग्रेडियंट होता है, ठीक है, एकदम फ्लैट नहीं होता और स्मूथ भी उतना नहीं होता है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, डीप सी प्लेन्स। ट्रेंचेस क्या? वो गड्ढे हैं, ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, जैसे मरियाना ट्रेंच हम लोगों ने पढ़ा, तो मरियाना ट्रेंच क्या है? सबसे डीपेस्ट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो उसकी जो डेप्थ है ना, वो तकरीबन 11 किलोमीटर तक है उसकी डेप्थ, जो मरियाना ट्रेंच है, मतलब जितना हिमालय ऊंचा है उससे ज़्यादा गहरा वो मरियाना ट्रेंच है आपका। क्वेश्चन 66 हो गया ना, 5। विच इज द फोर्थ लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय US बोर्ड ऑन ज्योग्राफिकल नेम्स एज अ बॉडी ऑफ वाटर एक्सटेंडिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका? एक्सटेंडिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका, ठीक है। सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन या फिर अटलांटिक ओशन? कितने डिस्टेंस के बाद आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका जो कॉन्टिनेंट होता है उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म होता है, और वो कहाँ तक जाएगा वो हर जगह के लिए अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे साउथ अमेरिका की अगर बात करें, साउथ अमेरिका देखा आपने? साउथ अमेरिका, अभी हम लोगों ने मैप देखा था साउथ अमेरिका, पता है यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है एकदम बॉर्डर में, यानी बहुत ज़्यादा मीन सी लेवल हुआ, यहाँ पे है ही नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। और बताओ, है ही नहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। लेकिन अगर तुम चले जाओ यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे जैसे ये मान लो टॉप व्यू है अर्थ का, जैसे हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड पढ़ा था, इस तरह से पढ़ा था। यहाँ ये वाले जो एरिया ना, जो फिनलैंड, नॉर्वे, ये सब जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे माउंटेन वगैरह नहीं है। यहाँ पे जो मतलब मीन सी लेवल है वो बहुत कम है, तो यहाँ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बहुत दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर दूर तक, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा अटलांटिक। कैसे? अब भाई एक्सटेंडिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका है, विच इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से इसको देखते हैं हिंदी में दुनिया का, चलो इंग्लिश पढ़ते हैं। विच इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द US बोर्ड ऑन ज्योग्राफिक नेम्स एज अ बॉडी ऑफ वाटर एक्सटेंडिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका? यानी कि एक्सटेंडिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिका, तो ये सदर्न ओशन होगा, फिर अटलांटिक कैसे हो सकता है ये, ठीक है। सदर्न ओशन होगा, ठीक है, सदर्न ओशन, क्योंकि एंटार्क्टिका के नीचे बात हो रही सर, ये जैसे ये है तो एंटार्क्टिका की बात हो रही, अटलांटिक वगैरह कहाँ से आ जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो सदर्न ओशन आएगा ना, एंटार्क्टिका की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, मेडागास्कर इज लोकेटेड इन विच ओशन? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मेडागास्कर है क्या। मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, जो कि जो अफ्रीका है ना, ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट है मेडागास्कर, ऐसे करके। तो ये कौन सा ओशन है? चलो मैंने आपको बता दिया, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये आपको पता है इंडिया, तो कौन सा ओशन हुआ? ये हमारा इंडियन ओशन हुआ, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, 63 छूट गया। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओशंस अकॉर्डिंग टू द साइज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? आकार के अनुसार बड़े से छोटे तक का सही आपको क्रम बताना है यहाँ पे। ऑप्शंस आपके सामने, पैसा होना चाहिए, PAIS, ठीक है, वही सदर्न ओशन को वही अंटार्कटिक भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पैसा वाला आपको याद रखना है। और ये देखो यहाँ पे, देखो पैसा यहाँ पे भी वैसे लग सकता है, बट अंटार्कटिक लास्ट में होगा, इतना तो पता है ना। पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन है, फिर पैसिफिक आपका डीपेस्ट भी है, ठीक है। 62, वेयर डज द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट विद द हायर सैलिनिटी वाटर डेंस वाटर? तो जिसकी सैलिनिटी कम होती है तो वो कहाँ पे लाई करता है? हायर सैलिनिटी से अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यार, जिसकी ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो ज़्यादा डेंस होगा, जो ज़्यादा डेंस होगा तो नीचे सेटल डाउन करेगा, कम डेंसिटी वाला ऊपर तैरेगा। तो वेयर डज लोअर सैलिनिटी रेस्ट? ये ऊपर लाई करेगा, अबव, ठीक है। 61, What was the name of mega ocean that surrounded the single continental mass before the continental drift as described by Alfred Wegener? तो वो क्या था जो सिंगल आपका कॉन्टिनेंटल मास, जिसका क्या नाम था? चलो बता देते हैं, पैंजिया। उसको किसने सराउंड कर रखा था? उसको सराउंड कर रखा था पैंथालासा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
60 डैश आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ ओशन बेसिन। देखिए CHSL 2021, महासागरीय घाटियों में धीरे धीरे ढलान वाले क्षेत्र, डीप सी प्लेन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स या फिर ओशन डीप किसके नाम से जानते हैं, तो यानी जेंटली स्लोपिंग है, स्लोपिंग है, फ्लैट एकदम नहीं, फ्लैट होते तो डीप सी प्लेन होते हैं, तो ये नहीं होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होगा यहाँ पे, ठीक है। स्लोप क्या है, जेंटली नहीं है, बहुत भयंकर वो स्लोप है उनकी। क्वेश्चन 59, नेम दी ओनली सी इन दी वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव अ लैंड बाउंड्री। विश्व का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई स्थलीय सीमा नहीं है। सैरगासो सी, पेचोरा सी, अमुंडसेन सी या फिर एमंडसन सी, ठीक है, या फिर आइरोइस सी। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ओनली सी इन दी वर्ल्ड दैट डज नॉट हैव लैंड बाउंड्री, दैट इज सरगैसो सी, जो कि आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। ये एक तरह की ग्रास होती है, सरगैसम ग्रास, जो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। 50 और यहाँ पे ये इस क्वेश्चन करिए, ब्लैक सी इन दी डैश ओशन। ब्लैक सी आपको किस ओशन में देखने को मिलेगा? बलवंत सर SSC GD के लिए नया बैच ला रहे हो क्या? बलवंत अभी तो नहीं, ठीक है। ब्लैक सी किस ओशन में? तो ब्लैक सी अटलांटिक ओशन में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका काला सागर है, ठीक है, ये आपका ब्लैक सी। अभी हम लोगों ने सी वगैरह के बारे में नहीं पढ़ा, मेडिटेरेनियन हो गया, कैस्पियन हो गया, ब्लैक हो गया, इसको मैं अलग से रखूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा चीज़ें कल भी आप लोगों की क्लास होगी, सैटरडे भले कल, लेकिन कल क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि एक दिन बीच में गैप हुआ था इसलिए, ठीक है। तो कल क्लास है आपकी। तो ये आप देख सकते हैं अटलांटिक के में ही आएगा ये, ठीक है, अटलांटिक में ही आएगा ये। नॉर्दर्न सॉरी द नॉर्थ ईस्ट कैनियंस एंड सी माउंट्स मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है? आर्कटिक, अरेबियन, अटलांटिक ओशन या फिर रेड सी। तो ये आपको देखने को मिलेंगे अटलांटिक ओशन में। जो भी नॉर्थ ईस्ट कैनियन है, सी माउंट है, मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट है, ये हैं आपके अटलांटिक ओशन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशंस कंसिस्टिंग ऑफ कोरल रीफ्स एंड अ सेंट्रल डिप्रेशन। ये कोरल रीफ होता है और एक सेंट्रल डिप्रेशन होता है। ग्योट्स होते हैं, अटोल होते हैं, सी माउंट होते हैं, लगून होते हैं। भाई लगून अगर बात करें, ये बैक वाटर होते हैं। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी, तो वहाँ पे जब लगून लेक देखेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा कि इस तरह से लगून लेक बनते हैं। जैसे होता है ये, जैसे ये कोस्ट है, समुद्र का पानी आता है लहर मार मार के, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी को लगून बोल देते हैं, ठीक है, जो कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से सेपरेट होता है मेन सी बेसिन से, ठीक है। सी माउंट क्या होता है? सी माउंट होता है भाई समुद्र का माउंटेन, उसके बारे में तो चर्चा हो नहीं रही है। ग्योट क्या होता है? फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, उसका जो ये पीक है वो उड़ गया वेव्स की वजह से, ग्योट बन गया। अटोल हम लोगों ने पढ़ा था। इस तरह से कोरल होता है, सेंट्रल डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो माउंटेन के अराउंड ऐसे ऐसे बना होगा, माउंटेन नीचे बेचारा संक कर गया, बचा क्या? कोरल बचा। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस वुड यू एसोसिएट विद रिंग ऑफ फायर। आप रिंग ऑफ फायर को निम्नलिखित में से किस महासागर से जोड़ेंगे? आर्कटिक से, अटलांटिक से, इंडियन से, फिर पैसिफिक से। आई थिंक ये मैंने कल आपको बताया होगा ये, कि जहाँ जहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे करके, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जहाँ हमारी प्लेट बाउंड्रीज हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं। ये हमारा पैसिफिक ओशन में पड़ता है। कल हम लोगों ने देखे थे ना, जरा ये बताइए हमारी जितनी भी प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट, उनको कितनी मेजर और कितनी माइनर प्लेट में हमने डिवाइड कर रखा है। विच वाटर बॉडी इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशन स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 70, कितना है ये, जितना भी हो, ठीक है, तो कितने में फैला हुआ है? अटलांटिक, कौन सा अटलांटिक है, पैसिफिक है, सदर्न है या फिर इंडियन है? तो पैसा, PAI, आई मतलब इंडियन, थर्ड नंबर का पूछ रहा है हमसे, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। देख रहे हैं कितने क्वेश्चन भरे भरे पड़े हैं शेल्फ, स्लोप और इनसे, और हमें लगता है कि कहाँ से पूछे जाते हैं, कहीं से नहीं, ये सब वही हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। तो शैलोएस्ट पार्ट है, यानी कि ज़्यादा आप डूबोगे नहीं, शेल्फ खत्म। डीप तो डीप है भैया, सब में नाम में ही डीप है, उसके स्लोप तो बहुत ज़्यादा स्लोप है। ट्रेंचेस तो गड्ढे होते हैं, इसमें गए तो फिर वापस ही नहीं निकलोगे। 52 व्हाट हैपेंस टू द सैलिनिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन। समुद्र की सतह की लवणता का क्या होता है? इंक्रीज बाय द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, इंक्रीज बाय द लॉस ऑफ। बताओ जरा, अगर प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? पढ़े नहीं अभी, पढ़ेंगे इसको भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, समझ लो ऐसे बारिश, वैसे प्रेसिपिटेशन इज मच मोर देन बारिश, बट मान लेते हैं बारिश है ये, ठीक है, बारिश हो रही है, तो बारिश से सैलिनिटी बढ़ेगी क्या? ना। सैलिनिटी पता है किससे बढ़ती है? सैलिनिटी बढ़ती है जब इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। जैसे लेह लद्दाख में जाओ, तो मैंने तुम्हें बताया था, अभी नहीं बताया सॉरी, वो मैंने कल वो उस वाली में PYQ सीरीज में बताया था। पंगोंग सो मोरीरी, ये लेक देखने को मिलते हैं लद्दाख में। ये बात मतलब ये मन में डाउट क्रिएट करता है कि भाई क्यों, लद्दाख में तो ओशन भी नहीं है आसपास, तो फिर क्यों सॉल्ट है? बिकॉज वहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डेजर्ट है लद्दाख, तो वहाँ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से वो सॉल्ट ही बचता है बस। तो इवेपोरेशन से सैलिनिटी इंक्रीज करेगी, प्रेसिपिटेशन से डिक्रीज करेगी, तो ये गलत हुआ।
डिक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर और टू आइस और इवेपोरेशन, ना उससे तो इंक्रीज करेगी। इंक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर, अब देख लीजिए सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शंस हैं, यानी आंसर इन्हीं में से होगा। इवेपोरेशन से या तो इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, बात है कि ठीक है, डिक्रीजेज बाय ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो सैलिनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, नहीं लवणता को नहीं प्रभावित करेगा। टाइप ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वाटर बॉडीज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, विंड, द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर फ्लोइंग इनटू द ओशन। अब भाई फ्रेश वाटर अगर आएगा ओशन में, फ्रेश वाटर कैसे आ सकता है? रिवर, नदियों से आता है, नदियों से आता है, जैसे ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ अगर सॉल्ट लेवल सैलिनिटी चेक करोगे ना, बहुत कम देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ आपकी नदियाँ आके हमारी इंडिया में हम देखेंगे जो रिवर सिस्टम में कि नदियाँ आके डेल्टा बनाती हैं, फ्रेश वाटर लेके आती हैं। डीप में चले जाओ बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। टाइप ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दी वाटर बॉडी, ये भी इफेक्ट करेंगे। रेट ऑफ इवेपोरेशन ये और प्रेसिपिटेशन ये भी इफेक्ट करेंगे, अभी हमने देखा। विंड किसी तरह से इफेक्ट नहीं करती है ये, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन, उस कारक की पहचान करें जो समुद्र की लवणता को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर वही हो जाएगा आपका, सॉरी विंड तो अफेक्ट करेगा, एक सेकेंड, विंड आपका अफेक्ट कर जाएगा। कैसे अफेक्ट करेगा? अब मेरे दिमाग में आया कि विंड ऐसे अफेक्ट कर सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, यहाँ बहुत ज़्यादा सैलिनिटी है, ठीक है। और ये मान लेते हैं विंड कुछ इस तरह से चली, तो ये जो सलाइन वाटर है, एल्कलाइन वाटर है, वो यहाँ कोस्ट तक पहुँच जाएगा, तो यहाँ की सैलिनिटी इंक्रीज कर देगा ये विंड। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत जोर की हवा चली, विंड चली, तो ये वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हो गया, जिसको कि फिल करने से नीचे जो ज़्यादा सॉल्टी वाटर, सैलाइन वाटर है, वो नीचे ऊपर आएगा, वो सैलिनिटी इफेक्ट कर देगा। मरीन ऑर्गेनिज्म में इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मरीन ऑर्गेनिज्म में किसी तरह से सैलिनिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बस आपके 4-5 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। हम लोगों ने शुरू के तो कर ही लिए थे, बस कुछ और क्वेश्चन बाकी थिंक हम लोगों ने 40-45 तक कर लिए थे। Which sea is the northwestern part of the Indian Ocean that covers total area of approximately this much square miles and forms a part of the major sea route between Europe and India? क्या है? कैस्पियन सी है? बिल्कुल नहीं। कैरेबियन सी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। मेडिटेरियन सी? बिल्कुल नहीं। अरेबियन सी है आपका, ठीक है। विच सी इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, ये इंडियन ओशन का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जो इतना एरिया कवर करता है और फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मेजर सी रोड बिटवीन इंडिया और यूरोप के बीच में, यहीं से तो ट्रेड होता है ऐसे करके, ठीक है। जो है आपका अरेबियन सी, अरब सागर है, ठीक है। विच वाटर बॉडी कवर्स एन एरिया ऑफ 1,55,800 किलोमीटर स्क्वायर एंड मेक्स अप ओनली 4.3% ऑफ द ग्लोबल ओशन? क्या आंसर होगा? एटलांटिक, आर्कटिक, सदर्न या फिर इंडियन ओशन? तो सही आंसर यहाँ पे होगा आर्कटिक। अभी कैसे इसको मतलब वो करेंगे, वो हिंट दे रहा है ओनली 4.3%, सिर्फ 4.3% है ग्लोबल ओशन का। ग्लोबल ओशन का सिर्फ 4.3% ओनली, यानी बहुत छोटा है, तभी ये बहुत बात कर रहा है। पैसा में अगर हम देखें सबसे छोटा कौन सा है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक। सबसे छोटा आर्कटिक ही है, तो उसी को मारो ना फिर, क्योंकि वो हिंट दे रहा है ओनली, यानी बस इतना ही है, तो वो हिंट दे रहा है आपको कि सबसे छोटे वाले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड एज, जैसे कि पानी होता है ना, जैसे पानी आप देखते हो सूख जाता है, जैसे बारिश हुई पानी सूख गया, तो कुछ तो इवेपोरेशन से इवेपोरेट हो जाता है और कुछ नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में, तभी बरसात के टाइम पे ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। ये होता है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से जो पानी है वो अंदर चला जाता है, इसको, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में जो 2 बार राइज और फॉल होता है ओशन वाटर में, ये किसको क्या बोलते हैं? इसको वेव बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। वेव तो जैसे कि हवा चली तो उसकी वजह से भी वेव आ सकती है, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, उसकी वजह से भी वेव आ सकती है, सुनामी जो हार्बर वेव है। करंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे ओशन करंट में, वो क्या धीरे 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 जो स्लो मूवमेंट होता है, ऐसा नहीं कि दिन में 2 बार, दिन में 3 बार ना, इसको बोलते हैं टाइड। ये हमने टॉपिक किया नहीं है, बट फिर भी अभी के लिए आप ये देख लो, बिकॉज काफ़ी लोग का जैसे सीपीओ एग्जाम है, मुझे पता है कुछ का सीजल मीन्स, तो ये होता है 2 फैक्टर की वजह से। ये होता है टाइड, जो टाइड्स जनरेट होती हैं, ये होता है आपका एक तो ग्रेविटेशनल पुल, सन और मून का 2 फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पुल होता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है,
ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो तरह की टाइड होते हैं। तो खैर हम लोग पीवाई की सीरीज में कल भी देखे थे, तो यहाँ पे उतना डीप में नहीं देखेंगे बिकॉज अभी टाइड पढ़ा नहीं है इसलिए। विच वाटर बॉडीज प्रेजेंट टू दी साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया में कौन सी वाटर बॉडी, पैसिफिक है, अरेबियन है, बे ऑफ बंगाल है, या इंडियन ओशन है। साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया है इंडियन ओशन, सिंपल, ठीक है। अगला है 45, द लोवेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड डैश विच इज प्रेजेंट इन द पैसिफिक ओशन, पृथ्वी पर सबसे निचले ज्ञात बिंदु को क्या कहा जाता है जो प्रशांत सागर में मौजूद है। फैक्टोरियल डीप, चैलेंजर डीप, ग्रेट ब्लू होल या फिर ग्रेट बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ हमें देखने को मिलेगी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, चैलेंजर डीप होगा इसका आंसर, ठीक है। Ocean acidification is the ongoing decrease in the pH of the Earth's oceans caused by the uptake of dash from the atmosphere. Ocean acidification का मतलब क्या होता है कि ओशन में जो pH वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसके कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कारण है कि caused by the uptake of dash from the atmosphere, क्या चीज़ का ज़्यादा अपटेक हो रहा है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा अपटेक अब होने की वजह से ओशन का जो पीएच वैल्यू है एवरेज वो डिक्रीज कर रहा है। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पीएच क्या होता है, अगर पता है तो ठीक है समझ लो। अभी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक तरह से एसिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से। 43, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, अभी नहीं करना है, ये इंडियन उसमें करेंगे, भी नहीं करना है, जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो ये बता दो, क्वेश्चन है आपका, बस एक दो क्वेश्चन और बाकी है आपके। What is the average salinity of the Indian Ocean? हिंद महासागर की औसत लवणता कितनी है, तो ये 35 आंसर होगा, ठीक है। 35 इतनी, मतलब एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये एक्सट्रीम्स को आप एलिमिनेट कर सकते हो, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 35, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ इन फ्रेश वाटर, अभी वाटर चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो फ्रेश वाटर कितना है। तो जो 71% वाटर है हमारा, 3% लैंड है, इस 71% वाटर में 97% पीने योग्य नहीं है, एल्कलाइन है, और इसमें सिर्फ 3% के, रफली 3% के समथिंग, या फिर इसको हम 2.7% बोल सकते हैं, ये तकरीबन आपका 2.7% या फिर 2.8% ही आपका पीने योग्य है। ये हम देखेंगे जब वाटर टॉपिक चालू करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कितना पार्ट कहाँ पे है। जैसे इसमें जो फ्रेश वाटर होता है हमारी अर्थ में 2.7 या फिर 2.8% फ्रेश वाटर है, बाकी पीने योग्य नहीं है 71 में। उसमें सबसे ज़्यादा ग्लेशियर में देखने को मिलता है, ग्लेशियर और आइस कैप में, ठीक है। सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो ग्लेशियर और आइस कैप में देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर अगर बात करें जो आपकी नदियाँ वगैरह होती हैं उनमें देखने को मिलता है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। 39, मरियाना ट्रेंच कहाँ पे है, ये आपके पैसिफिक में है। परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर फाउंड इन द ओशंस, ओशंस में कितना पानी है, 97.2 है, बचा 2.8 कहाँ है, ये फ्रेश वाटर है, यानी कि जो पीने योग्य है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा तो आइस कैप और ग्लेशियर में ही छुपा हुआ है, आइस कैप और ग्लेशियर में ही ज़्यादातर छुपा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। शेल्फ ऑफ इंडिया, द इंडियन ओशन शेल्फ, द शेल्फ इन द पैसिफिक ओशन, या फिर द साइबेरियन शेल्फ इन द आर्कटिक ओशन, बताइए। अभी हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ बड़ी है, जहाँ पे जो मीन सी लेवल है वो कम है, साइबेरिया, साइबेरियन शेल्फ ऑफ आर्कटिक ओशन, जो पोलर एरियाज है हमारे। क्लियर है ना अभी कि क्यों यहाँ पे ज़्यादा, इंडियन ओशन ऐसे याद करो, हिमालय है यहाँ पे, ठीक है। शेल्फ ऑफ इंडिया, ना ना ना, एक क्वेश्चन के दो आंसर हो नहीं सकते, रिलेटिव सिमिलर लग रहा है हमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है उसका रीज़न कि क्यों यहाँ पे लंबा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, इनमें से गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन सा नहीं था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया या फिर साउथ अमेरिका। तो अगर हम बात करें, हमें याद है पैंजिया पैंथेलासा, पैंजिया पैंथेलासा ऊपर लॉरेसिया, नीचे गोंडवाना लैंड। लॉरेसिया में आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप आ रहा था, और गोंडवाना लैंड में ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया ये सब आ रहा था। तो यूरोप आपका पार्ट नहीं होगा, यूरोप विच नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ऑस्ट्रेलिया था, नॉर्थ अमेरिका था, इंडिया भी था, इंडिया ही फिर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो यूरोप होना चाहिए था यहाँ पे, हैं। क्वेश्चन तो जितना मुझे याद आ रहा है सीजीएल में पूछा गया था यूरोप था, बट बिकॉज अब इन दोनों, सॉरी है तो नॉर्थ अमेरिका, मुझे साउथ अमेरिका समझ आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर और कंट्रास्टिंग भी देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में, ठीक है। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट्स हैज द स्लोवेस्ट रेट ऑफ मूवमेंट एट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, किस प्लेट का सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट, आर्कटिक रीज, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, मिड अटलांटिक रीज या फिर ईस्ट पैसिफिक राइज। सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट है आर्कटिक रीज का, सबसे अगर फास्टेस्ट पूछ ले तो जो हमारी पैसिफिक रीज है उसका है,
जो पैसिफिक प्लेट है ना उसका सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट है, आर्कटिक जो रीजन है उसका सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट है। 34 मिलियन ऑफ ईयर एगो, मिलियन साल पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेपरेट हुआ था फ्रॉम मेन लैंड बाई अ लार्ज सी नोन एज, उस सी का नाम क्या था? टेथीज, एगेनिया, प्रोमेथियस या फिर टाइफून। सुबह नाश्ता नहीं किया फिर, बस थोड़ा सा, बस 2-3 क्वेश्चन और मुझे पता है कि इतने जो कम लोग हो गए 2,500 से सीधे 1.7 जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं वो इसी वजह से हैं, बिकॉज खाने का समय हो रहा है आपका, मुझे पता है। लेकिन अब क्वेश्चन करवा देते हैं, क्यों छोड़ते हैं फिर, ठीक है। टेथीज सी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द एस्टेनोस्फीयर। चलो बस, चाहे जितने भी अब क्वेश्चन होंगे 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा विद्याधर सर, थोड़ी एनर्जी दिखाइए, आप ऐसे स्लो होंगे तो कैसे काम चलेगा, हम तो फिर सो जाएंगे। अच्छा बेटा विद्याधर, पिछले में 1.5 घंटे से कॉन्टिन्यूसली बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें सिर्फ सुनना है, ठीक है, तो एनर्जी मेरी डाउन होगी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग, और कुछ भी अभी समझ लो कि सिर्फ 1 गिलास जूस पिया सुबह से, और ये मेरी दूसरी क्लास है, अभी सुबह मैं ले चुका हूँ तकरीबन 1.5-2 घंटे क्लास, उसके बाद यहाँ आपके ले रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग एक्शन डज द लिथोस्फीयर मूव ओवर द, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं कि 3 तरह का प्लेट मूवमेंट होता है, एक तो कॉन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। इसमें क्रस्ट डिस्ट्रॉय होती है, क्रिएट होती है, और इसमें कुछ नहीं होता है। 2 क्वेश्चन बोले थे, एक ये करो और दूसरा फिर एक और। द डैश इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाई रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स। एक्सटेंडेड मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, रिलेटिव शैलो है, खत्म यार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिलोंग टू पोलर रीजन्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? कनाडा, कोलंबिया, चिली, चाइना। आंसर यहाँ पे कनाडा होगा। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। ठीक है चलो अभी लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, मुझे पता है फिर लोग, चलो यार 2 ही क्वेश्चन बाकी हैं यार, कर लो, ठीक है, अब 2 और बाकी, क्यों फिर पाप लगेगा फालतू में। 29 डैश इज मेड अप ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक रॉक सच एज एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट। क्या बनाता है? जी सी, ठीक है। इसका कर लो, मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन कैन कॉज, ठीक है, फॉल्ट लाइन का मूवमेंट क्या कॉज करेगा? अ फ्लड, सडन रेन, अर्थक्वेक या फिर स्टॉर्म। फॉल्ट लाइन पता है क्या होता है? जहाँ पे प्लेट ऐसे ऐसे एकदम अटकी हुई होती है ना, कल बताया था, वो फॉल्ट लाइन होती है। यहाँ पे फॉल्ट लाइन में अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलो खत्म हो गया आपका लेक्चर, ठीक है। बताइए कैसा लग रहा है आज आपका लेक्चर लेके। और कल मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो, कि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, 1:10 या 1:15 तक जा सकती है। 1:15 तक गई ना, ठीक है।